नमस्कार फ्रेंड्स, आप सभी को स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल पेप्सी सक्सेस में। फ्रेंड्स, आज के इसी वीडियो में बायोलॉजी से संबंधित 100 टॉप ट्रेंडिंग प्रश्न पढ़ेंगे, जो कि सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड है। आप किसी भी एग्जाम के लिए तैयारी करते हैं तो इस वीडियो में फ्रेंड्स बायोलॉजी से संबंधित 100 यानी कि शतक लगाने वाले फ्रेंड्स, तो आप वीडियो को इन तक बढ़े। आप लोग तो जानते हैं कि आधा अधूरा ज्ञान फ्रेंड्स काफ़ी खतरनाक होता है। चलिए इस वीडियो की सबसे प्रथम प्रश्न फ्रेंड्स, तो शरीर के जो सबसे मजबूत हड्डी पाए जाते हैं, इसका जो राइट आंसर होगा, राइट आंसर फ्रेंड्स सी होगा। कि जो जांघ के हड्डी होते हैं उस शरीर का सबसे मजबूत हड्डी होता है, जो कि आप लोग याद रखें, उस हड्डी का नाम है फीमर। याद रखें, फीमर जो हड्डी होता है, जो कि सबसे शरीर का सबसे मजबूत हड्डी होता है। या जो फोटो में देख रहे हैं, जो कि यही है फीमर। याद रखें, या जो आपको यहाँ पे फोटो में दिखाई दे रही है, यही फीमर हड्डी है, जो कि सबसे मजबूत हड्डी और सबसे शरीर का सबसे बड़ा हड्डी भी है। यानी फ्रेंड्स इससे संबंधित प्रश्न नहीं होगा, वीडियो को लास्ट तक बने रहे। चलिए अगला प्रश्न फिर सेकंड नंबर की, शरीर का सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो शरीर का जो सबसे बड़ी हड्डी है वो फ्रेंड्स, जो कि आपको बताए हैं कि वह जांघ की हड्डी है, जो कि फीमर कहा जाता है। देखो, फीमर जो कि शरीर का सबसे बड़ी हड्डी है और शरीर का सबसे मजबूत भी हड्डी है, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जामों के लिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। प्रश्न में थर्ड है, जीव विज्ञान का पिता किसे कहते हैं? तो जीव विज्ञान का जो पिता कहते हैं, इसका राइट आंसर बी होगा। अरस्तु फ्रेंड्स जीव विज्ञान का पिता है, या जो न्यूटन है फ्रेंड्स, इसे फिजिक्स का पिता कहा जाता है। हेरोडोटस जो कि इतिहास का पिता कहते हैं। यहाँ से फ्रेंड्स 3 प्रश्न क्लियर हुआ, इसका राइट आंसर होगा बी। आप किसी भी एग्जाम के लिए तैयारी करते हैं फ्रेंड्स, तो अगर आप चैनल पर पहले बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें, या अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें और मेरे फैमिली में जुड़े, क्योंकि इससे संबंध यानी कि आप किसी भी एग्जाम के लिए तैयारी करते हैं तो मैं काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल यानी कि काफ़ी ज़्यादा यूजफुल वाला वीडियो को अपलोड करता हूँ। सभी इंपॉर्टेंट वीडियो रहता है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को वीडियो को जरूर लाइक करें और अपना जो भी फीडबैक होगा फ्रेंड, जो कि इस वीडियो को एंड तक बने हैं, इसमें से कितने प्रश्न जानते थे कितने नहीं, आप जरूर कमेंट सेक्शन में लिखें कितने अभी सीखें। तो चलिए अगले थर्ड प्रश्न देखते हैं। यहाँ से आपको 3 प्रश्न क्लियर हुआ। प्रश्न फिर थर्ड है, फोर्थ है कि स्वास्थ्य मनुष्य का श्वसन दर कितना होता है? तो जो स्वास्थ्य मनुष्य जिसमें कोई बीमारी नहीं है, उसका जो श्वास लेने का दर है 16 से 18 बार प्रति मिनट ले सकता है। इसका राइट आंसर है 16 से 18 बार प्रति मिनट, जो कि स्वास्थ्य मनुष्य का श्वसन दर होता है। चलिए प्रश्न देखते हैं फिर फिफ्थ, मस्तिष्क का वजन कितना होता है? तो मस्तिष्क का जो वजन होता है, इसका राइट आंसर भी होगा कि 1350 ग्राम। आपके कई आपके ऑप्शन में 1400 भी दिखाई देगा, तो आपको यहाँ से याद रखते 1350 ग्राम, जो कि मस्तिष्क का वजन। अगर यह प्रश्न आ रहा है ऑप्शन में 1350 ग्राम नहीं है तो 1400 भी आप क्लिक कर सकते हैं, तो इसका राइट आंसर भी होगा यहाँ तक। चलिए प्रश्न में देखते हैं 6 नंबर की, मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा कि मनुष्य का हृदय जो होता है 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। आप लोग याद रखें, इसका राइट आंसर होगा। चलिए प्रश्न में 7 है कि मनुष्य का खोपड़ी में हड्डी कितने होते हैं? तो मनुष्य के जो खोपड़ी में जो हड्डी होते हैं, इसका राइट आंसर होगा यानी कि 8 हड्डी होते हैं, जो कि मनुष्य के खोपड़ी में होते हैं। चलिए आप लोग यहाँ से आपको इंपॉर्टेंट प्रश्न बताते हैं कि शरीर का सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? तो शरीर की जो सबसे छोटी हड्डी होती है वो स्टेपिज कहा जाता है, जो कि कान में पाया जाता है। इसका राइट आंसर होगा कि शरीर की जो सबसे छोटी होती है स्टेपिज होता है, जो कि कान में पाया जाता है। यहाँ पे आप लोग देखते होंगे, यहाँ पे जो है यही स्टेपिज हड्डी है, जो कि शरीर का सबसे छोटी हड्डी। आपसे एग्जाम पूछे कि शरीर का सबसे बड़ा हड्डी, आपको पता है ना कि फीमर है, जो कि जांघ में पाया जाता है और शरीर का सबसे मजबूत भी हड्डी होता है। चलिए अगले पर देखते हैं। प्रश्न पे 9 नंबर है कि शरीर का सबसे कठोर तत्व होता है? तो शरीर का जो सबसे कठोर तत्व होता है इसे एनामिल कहा जाता है। इसका राइट आंसर है एनामिल, जो कि शरीर का सबसे कठोर तत्व होता है। इसका राइट आंसर। चलिए प्रश्न पे 10 नंबर के, शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि होता है? तो शरीर का जो सबसे बड़ी ग्रंथि, इसका राइट आंसर यकृत। याद है, यकृत जिसे कि आप लीवर भी कहते हैं, शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि होता है। इसका राइट आंसर। चलिए अगले पर देखते हैं। प्रश्न 11 में कि मनुष्य के शरीर में पसलियाँ कितने जोड़ी पाए जाते हैं? तो मनुष्य के जो शरीर में पसलियाँ किस जोड़ी पाए जाते हैं, इसका राइट आंसर भी होगा 12 जोड़ी। याद है, मनुष्य के शरीर में पसलियों की संख्या 12 जोड़ी होता है, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए प्रश्न देखते हैं फिर 12 नंबर की, मनुष्य के शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितना? फ्रेंड्स अगर आप बायोलॉजी का बेसिक भी जानते हो तो इस प्रश्न का जरूर आंसर मालूम होगा। मनुष्य के जो शरीर में हड्डियों की कुल संख्या होती है वो 206 होते हैं। इसका राइट आंसर होगा बी। चलिए प्रश्न में देखते हैं फिर 13 नंबर की, शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व होता है? शरीर में जो प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व होता है वह होता है वो कार्बन होता है। इसका राइट आंसर होगा बी। यानी कि फिर जो कार्बन होता है शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व होता है, जो कि एग्जाम पॉइंट में से इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखते हैं फ्रेंड्स अगला है 14 नंबर प्रश्न के, तो शरीर के अंदर जो रक्त को जमने से रोकता है कौन रोकता है?
कि हिपरीन नामक प्रोटीन जो कि शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकता है, इसका राइट आंसर ये होगा। चलिए पढ़ देखते हैं 15 नंबर की, रक्त को थक्का जमने में सहायक होता है। तो रक्त को थक्का जमने में सहायक कौन होता है, तो इसका राइट आंसर से होगा प्लेटलेटस। याद रखिए प्लेटलेटस जो होता है शरीर को थक्का जमने में सहायक होता है, इसका राइट आंसर होगा ये। चलिए आपको बताते हैं कि 16% की रक्त का थक्का जमने में सहायक विटामिन कौन होता है। यहाँ से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पर्सन जो कि कितने बार एग्जाम में आ चुके हैं। तो रक्त का जो थक्का जमने में सहायक विटामिन होता है वो विटामिन के होता है, इसका राइट आंसर भी होगा। जो विटामिन के होता है फिर जो कि रक्त को थक्का जमने में सहायता करता है। इसका जो रासायनिक नाम है विटामिन के का फिलोक्वानान है। याद रखिए फिलोक्वानान जो कि विटामिन के का रासायनिक नाम है। एग्जाम पॉइंट भी से इंपॉर्टेंट पर्सन आएगा। देखते हैं फिर अगला 17% की रुधिर का तरल भाग होता है। तो रुधिर का जो तरल भाग इसे प्लाज्मा कहा जाता है, इसका राइट आंसर ये होगा कि प्लाज्मा फिर जो कि रुधिर का तरल भाग होता है, जो कि एग्जाम पॉइंट भी से इंपॉर्टेंट पर्सन है। रक्त का कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा होता है, तो रक्त का जो 55% भाग होता है वह प्लाज्मा होता है, इसका राइट आंसर भी होगा कि रक्त का 55% भाग फ्रेंड्स प्लाज्मा होता है। चलिए प्रश्न फिर 19 नंबर की, रक्त में पाए जाने वाला धातु होता है। तो रक्त में जो पाए जाने वाला धातु इसका राइट आंसर से होगा लोहा। याद रखें जो लोहा होता है फ्रेंड्स जो कि रक्त में पाए जाने वाला धातु, जो कि एग्जाम पॉइंट में इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए प्रश्न फिर 20 नंबर की, किस रोग में खून का थक्का नहीं जमता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा राइट आंसर भी होगा। हीमोफीलिया एक रोग है जो कि इसमें खून का थक्का नहीं जमता। याद रखें हीमोफीलिया रोग में खून का थक्का नहीं जमता, जो कि एग्जाम पॉइंट से इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न फिर 21 नंबर की, ब्लड बैंक कहलाता है। तो ब्लड बैंक फिर पली है जिसे कि स्प्लेन कहते हैं, इसका राइट आंसर भी होगा। तो ब्लड बैंक फिर इनकी पलिया कहलाता है, इसका राइट आंसर जिसे कि इंग्लिश में स्प्लेन भी कहता है, जो कि एग्जाम पॉइंट से इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए प्रश्न में देखते हैं फिर 22 नंबर की, रक्त का मात्रा यानी कि रक्त की मात्रा शरीर के बाहर का कितना प्रतिशत होता है। तो इसका राइट आंसर भी होगा 7%। याद रखें रक्त की जो मात्रा होता है शरीर के बाहर के 7% होता है, तो इसका राइट आंसर भी होगा। अगर आपसे पूछे कि सर यानी कि मनुष्य के शरीर में रक्त की मात्रा कितना, तो 5 से 6 लीटर, जो कि आपके आगे प्रश्न में दिखाई देगा। चलिए आपका यही प्रश्न है कि मनुष्य के शरीर में रक्त की मात्रा कितना होता है। तो मनुष्य के जो शरीर में रक्त की मात्रा होता है इसका राइट आंसर से होगा 5 से 6 लीटर। 5 से जो 6 लीटर मनुष्य के शरीर में रक्त की मात्रा होता है, जो कि एग्जाम पॉइंट भी से इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 24 नंबर की, रक्त को शुद्ध कौन करता है। तो रक्त को जो शुद्ध करता है उसे वृक्क कहा जाता है, इसका राइट आंसर से होगा कि वृक्क फिर से रक्त को शुद्ध करता है, जो कि एग्जाम पॉइंट भी से इंपॉर्टेंट है। आगे इससे जुड़ी प्रश्न बताते हैं फ्रेंड्स की। प्रश्न 25 है रक्त को शुद्धिकरण करने की प्रक्रिया क्या है। तो आपको अभी पर प्रश्न बताया कि रक्त को शुद्ध कौन करता है, तो ये वृक्क करता है। तो रक्त शुद्धिकरण करने की प्रक्रिया उसे एनामिल कहा जाता है, इसका राइट आंसर होगा कि एनामिल जो कि रक्त को शुद्धिकरण करने की प्रक्रिया कहा जाता है, इसका राइट आंसर होगा। चलिए प्रश्न में देखते हैं फिर 26 नंबर की, शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनी कहलाती है। तो इसका जो राइट आंसर से होगा इसे शिरा कहलाते हैं। फिर से याद रखें कि शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनी कहलाती है, उसे शिरा कहलाते हैं। फिर अगला प्रश्न दिखाते हैं आपको। प्रश्न नंबर वही है फिर प्रश्न नंबर 27 है कि हृदय से शरीर की ओर ले जाने वाली रक्त यानी कि हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनी कहलाती है, तो धमनी कहलाती है। इसका राइट आंसर भी होगा कि जो धमनी होती है फिर जो कि हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाती है उसे धमनी यानी कि धमनी कहते हैं। अगर आपसे एग्जाम पूछे कि शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनी कहते हैं, तो वह शिरा होती है। तो यह दोनों प्रश्न आप लोग याद रखें, जो कि इसमें बहुत सारे जो स्टूडेंट है कन्फ्यूज हो जाते हैं। चलिए प्रश्न देखते हैं 28 नंबर की, मूत्र का निर्माण होता है। तो मूत्र का जो निर्माण होता है वो वृक्क से होता है, इसका राइट आंसर भी होगा वृक्क से फिर जो कि मूत्र का निर्माण होता है, जो कि एग्जाम पॉइंट से इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं फिर 29 नंबर से कि मानव गुर्दे में बनने वाली पत्थरी बनी होती है। तो मानव गुर्दे में जो बनने वाली पत्थरी बने थे वो कैल्शियम एक्जेलेट से, इसका राइट आंसर हो कि कैल्शियम एक्जेलेट से, जो कि मानव गुर्दे में बनने वाली जो पत्थरी बनी होती है वो कैल्शियम एक्जेलेट से बने थे, इसका राइट आंसर होगा ए। चलिए प्रश्न में देखते हैं फिर 30 नंबर की, वृक्क का भार होता है। तो वृक्क का जो भार होता है 150 ग्राम, यानी कि इसका राइट आंसर भी होगा एक यानी कि 150 ग्राम जो कि वृक्क का वजन होता है, जो कि एग्जाम पॉइंट से इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं। प्रश्न में 31 नंबर की, रक्त का पीएच मान कितना होता है। तो रक्त का जो पीएच मान होता है इसका राइट आंसर होगा कि 7.4। याद रखें 7.4 होता है रक्त का पीएच मान होता है, जो कि एग्जाम पॉइंट से इंपॉर्टेंट है। आगे आपको इससे जुड़ी प्रश्न बताते हैं। प्रश्न फिर 32 नंबर की, सामान्य मनुष्य का रक्तचाप कितना था। यानी फिर
जो स्वास्थ्य मनुष्य जिसमें कोई बीमारी उमारी नहीं, तो उसका जो रक्त यानी कि फिर जो बीपी आप जानते हैं, जो ब्लड प्रेशर जिसे कहते हैं, उसको हिंदी में रक्तचाप कहा जाता है। तो जो सामान्य मनुष्य का रक्तचाप होता है उसे 120/80 होता है। इसका राइट होगा बी कि सामान्य मनुष्य का रक्तचाप यानी कि ब्लड प्रेशर 120 बाई होना चाहिए, जो कि इसका राइट आंसर बी होगा। चलिए प्रश्न में देखते हैं प्रश्न 33 नंबर के, रक्त 1 बिलियन है, इसका राइट आंसर रक्त 1 बिलियन यानी कि क्षारीय बिलियन है, इसका राइट आंसर ये होगा। चलिए 34 नंबर प्रश्न की, शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन होता है, तो शरीर में जो ऑक्सीजन का परिवहन है वह रक्त के द्वारा होता है, इसका राइट आंसर बी होगा कि रक्त के द्वारा फिर जो कि शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन होता है, जो कि एग्जाम पॉइंट में इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए प्रश्न फिर देखते हैं फिर 35 नंबर की, पित्त का रंग कैसा होता है, तो पित्त का जो रंग होता है इसका राइट आंसर से होगा पीले हरे रंग का जो कि पित्त का रंग होता है। यहाँ पे आप लोग जो फोटो में दिखाई देता है यही है फिर पित्त, हल्का पीला टाइप पर हल्का हरा टाइप पर लौक रहा है, तो पीले हरे रंग का जो कि क्षारीय द्रव होता है जो कि पित्त का रंग होता है। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न, जो कि एग्जाम पॉइंट से वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए प्रश्न में देखते हैं फिर 36 नंबर है, पित्त का पीएच मान कितना होता है, पित्त का जो पीएच मान होता है 7.7 होता है। आपको ऊपर बताएं कि रक्त का जो पीएच मान 7.4 होता है, पित्त का जो पीएच मान होता है वो 7.7 में होता है, चूँकि एग्जाम पॉइंट में से इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं 37 नंबर, पित्त जमता है, तो पित्त कहाँ पे जमता है, तो आप लोग पित्त का 3 प्रश्न बताएं, पित्त का पीएच मान, पित्त का कलर और पित्त कहाँ पे जमता है। पित्त जो जमता है वो पित्ताशय में जमता है, इसका राइट आंसर होगा बी ए कि पित्ताशय में जो कि पित्त जमता है, जो कि एग्जाम पॉइंट में से इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न फिर 38 से, कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है, तो इसका जो राइट आंसर कुत्ते को काटने से फिर हाइड्रोफोबिया रोग होता है, इसका राइट आंसर होगा कि राइट यानी कि फिर हाइड्रोफोबिया रोग होता है वो कुत्ते के काटने से रोग होता है। यह कैसा रोग है आगे वीडियो में बनाए और उसका भी आंसर बताते हैं, तो इसका जो राइट आंसर भी होगा। चलिए अगले पर देखते हैं प्रश्न 39 है कि हाइड्रोफोबिया रोग होता है, हाइड्रोफोबिया रोग फिर कुत्ते के काटने से रोग होता है। यह कैसा रोग होता है, यह विषाणु के द्वारा रोग फैलता है, जो कि इसका राइट आंसर से होगा कि हाइड्रोफोबिया एक विषाणु के द्वारा फैलता हुआ रोग है, जो कि इसका राइट आंसर से होगा। चलिए फर्स्ट प्रश्न में 40 है कि रानीखेत बीमारी फैलता है, तो यह किसके द्वारा फैलता है, तो यह वायरस के द्वारा फैलता है, इसका राइट आंसर होगा कि रानीखेत जो एक बीमारी है जो कि वायरस के द्वारा फैलता है, जो कि एग्जाम पॉइंट से इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखते हैं फिर प्रश्न में 41 नंबर की, जंतुओं में होने वाले फूड एंड माउथ रोग होता है, तो जंतुओं में होने वाली फूड एंड माउथ जो रोग होता है इस किसके कारण होता है, तो ये जीवाणु के कारण होता है, इसका राइट आंसर फिर से होगा ए जीवाणु के कारण जो कि जंतुओं में फूड एंड माउथ रोग होता है, जो कि एग्जाम पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए फिर प्रश्न 42 कोको का अध्ययन कहलाता है, तो कोको का जो अध्ययन करता है उसे साइकोलॉजी कहते हैं, इसका राइट आंसर होगा साइकोलॉजी जो कि कोको का अध्ययन कहलाता है, इसका राइट आंसर होगा। देखते हैं फिर नेक्स्ट प्रश्न में 43 की शैवालों का अध्ययन कहलाता है, तो शैवालों का जो अध्ययन है उसे फाइकोलॉजी कहते हैं, इसका राइट आंसर होगा ये साइकोलॉजी जो कि कोको का अध्ययन कहलाता है, फाइकोलॉजी जो कि शैवालों का अध्ययन कहलाता है, जो कि एग्जाम पॉइंट में वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न 44 कि लाइकेन में परस्पर सहजीवी मौजूद होता है, तो लाइकेन में जो परस्पर सहजीवी मौजूद होता है उसे फिर ए और बी, इसका राइट आंसर सी होगा कि ऑप्शन ए और बी दोनों हो गए, कवक और शैवाल। लाइकेन में परस्पर सहजीवी मौजूद होता है, जो कि कवक और शैवाल, जो कि एग्जाम पॉइंट से इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए प्रश्न में देखते हैं फिर 45 मिनट, लार में पाया जाने वाला एंजाइम होता है, यह क्या होता है, इससे टाइलिन कहते हैं, इसका राइट आंसर से होगा कि टाइलिन फिर जो कि लार में पाया जाने वाला एंजाइम होता है। देखते हैं फिर अगला प्रश्न फिर 46 में कि टीबिया नामक हड्डी पाया जाता है, तो टीबिया नामक जो हड्डी पाया जाता है, यहाँ जो आप लोग देखते होंगे पैर का जो मेन हड्डी होता है, जो कि आप लोग जो मोट वाला हड्डी होता है उसी को टीबिया नामक हड्डी, यानी कि उसको टीबिया नामक हड्डी कहा जाता है, जो कि यह टांग में पाया जाता है, इसका राइट आंसर जो कि टांग फिर जो कि टीबिया नामक जो हड्डी पाया जाता है टांग में पाया जाता है, पैर का जो मेन हड्डी होता है उसी को टीबिया नामक हड्डी कहा जाता है। फिर चलिए प्रश्न में देखते हैं फिर 47 में कि प्रोटीन का पाचन होता है, यह कहाँ पे होता है, तो प्रोटीन का पाचन फिर छोटी आंत में होता है, इसका राइट आंसर होगा कि प्रोटीन का पाचन फिर छोटी आंत में होता है, जो कि एग्जाम पॉइंट से इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न में देखते हैं फिर 48 में कि मनुष्य का पाचन प्रारंभ होता है, तो कहाँ से, तो मुख से, इसका राइट आंसर होगा तो मनुष्य का जो पाचन प्रारंभ होता है वो मुख से होता है, जो कि इंपॉर्टेंट प्रश्न। प्रश्न में देखते हैं फिर 49 में कि एंजाइम की रचना होती है, एंजाइम की जो रचना होती है इसका राइट आंसर भी होगी अमीनो अम्ल से, याद अमीनो अम्ल से जो कि एंजाइम की रचना होती है, इसका राइट आंसर भी होगा। चलिए प्रश्न में देखते हैं फिर 50 नंबर और इस वीडियो का आधा प्रश्न
और फ्रेंड्स आधा प्रश्न हो गए। इस प्रश्न जाने से पहले अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन कर लें। फ्रेंड्स वीडियो को जरूर लाइक करें, अपना जो भी फीडबैक है कमेंट सेक्शन में लिखिए फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को यानी कि फिर 50 पर जानते हैं। आहार नाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद होता है। तो आहार नाल में फिर स्टार्च के पाचन में उत्पादन जो अंतिम उत्पाद है उसे माल्टोज कहते हैं। इसका राइट फिर होगा ये माल्टोज जो होता है फिर जो कि आहार नाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद होता है उसे माल्टोज कहते हैं, जो कि इम्पोर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न में देखते हैं 51 नंबर की, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? तो शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि है उसे यकृत कहा जाता है। इसका राइट होगा सी, जो कि यकृत फ्रेंड जो कि शरीर के सबसे बड़ी ग्रंथि होते हैं। चलिए प्रश्न में देखते हैं फिर 52 नंबर, मनुष्य में इच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? तो मनुष्य में जो इच्छिक गतियों का नियंत्रण है उसे सेरिबम के द्वारा होता है। इसका राइट फिर होगा सेरिबम के द्वारा है जो कि मनुष्य में इच्छिक गतियों का नियंत्रण होता है, जो कि एग्जाम में इंपॉर्टेंट प्रश्न है। फिर चलिए प्रश्न में देखते हैं फिर 53 नंबर, शरीर का जो तापक्रम है वो कहाँ पे नियंत्रित होता है? तो इसका जो राइट फिर सी होगा। तो हाइपोथैलेमस जो कि शरीर का तापक्रम का जो नियंत्रित होता है, शरीर का जो तापक्रम नियंत्रित होता है वो हाइपोथैलेमस में नियंत्रित होता है, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखते हैं फिर प्रश्न में 54 नंबर की, अमीबा में भोजन का अंतग्रहण किसके द्वारा होता है? तो अमीबा में जो भोजन का अंतग्रहण है उत्पाद के द्वारा है, जो कि अमीबा में भोजन का अंतग्रहण होता है, जो कि इसका राइट फिर बी होगा। चलिए देखते हैं फिर प्रश्न में है 55 नंबर, कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? तो इसका राइट फिर सी होगा टाइलिन। जो टाइलिन होता है जो कि लार में पाया जाता है, यानी कि लार में पाया जाने वाला जो एंजाइम होता है उसे टाइलिन कहा जाता है। इसका राइट फिर सी होगा। चलिए देखते हैं फिर प्रश्न में 56 नंबर की, कौन ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका पराय किसका प्रयोग करती है? तो इसका राइट फिर ग्लूकोज का, यानी कि फिर जो ग्लूकोज होता है जो कि ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका पराय जो प्रयोग करते हैं उसे यानी कि प्रयोग करते हैं वो ग्लूकोज का प्रयोग करते हैं। इसका राइट फिर यानी फिर ऊर्जा के उत्पादन के लिए जो यानी फिर किसका प्रयोग किया जाता है? तो ग्लूकोज के। यहाँ से शॉर्टकट याद है, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न में देखते हैं 57 की, किस अभिक्रिया के द्वारा पौधे में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिका में पहुँचती है? तो किस अभिक्रिया के द्वारा? तो इसका राइट से भी होगी विसरण अभिक्रिया। देखिए विसरण अभिक्रिया के द्वारा है जो कि पौधे में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिकाओं में पहुंचती है, वो विसरण के द्वारा पहुंचता है, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए प्रश्न में देखते हैं फिर 58 नंबर, श्वसन की प्रक्रिया में खाद्य पदार्थों का परिणति क्या होती है? तो श्वसन की प्रक्रिया में जो खाद्य पदार्थों की परिणति होते हैं उससे विघटन कहते हैं। इसका विघटन के द्वारा है जो कि श्वसन की प्रक्रिया में खाद्य पदार्थों की परिणति किया जाता है। इसका रिपीट से होगा। चलिए प्रश्न में देखते हैं 59 नंबर की, खाद्य पदार्थों का पौधे में स्थानांतरण का मुख्य रूप कौन सा है? खाद्य पदार्थों का पौधे में स्थानांतरण का जो मुख्य रूप है उसे सुक्रोज कहते हैं। इसका रिपीट से हो इस सुक्रोज पर जो कि खाद्य पदार्थों का पौधे में स्थानांतरण का मुख्य रूप उसे सुक्रोज है, जो कि एग्जाम पॉइंट से इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न नंबर 60 है कि मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली है डायोडामीटर, जो कि मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली कहा जाता है वह डायोडामीटर कहा जाता है, जो कि एग्जाम पॉइंट से। तो मनुष्य के में जो बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र है वो सेरिब्रम है। इसका राइट सेरिब्रम जो कि मनुष्य में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र कहा जाता है वो सेरिब्रम को कहा जाता है। इसका राइट ये होगा। चलिए प्रश्न में देखते हैं फिर 63 कि रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित करता है। तो रक्त में जो ग्लूकोज की जो मात्रा नियंत्रित वो कौन करता है? तो इंसुलिन के कारण। देखें इंसुलिन के कारण ही रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है। इसका राइट होगा सी। प्रश्न है 64 नंबर की, ऑक्सीजन है फिर ऑक्सीजन क्या है? तो ऑक्सीजन एक एंजाइम है। इसका राइट से होगा एंजाइम जो होता है उसे ऑक्सीजन कहा जाता है। इसका राइट सी होगा। प्रश्न में देखते हैं फिर 65 नंबर की, जैव प्रक्रम के अंतर्गत कौन आता है? तो जैव प्रक्रम के जो अंतर्गत है उसे इसका राइट डी होगा। यानी कि उपयुक्त जो सभी ऑप्शन है वो सभी जो है वो जैव प्रक्रम के अंतर्गत है। कौन कौन है? तो पोषण है, उत्सर्जन और श्वसन। ये जो पोषण उत्सर्जन और श्वसन है जो कि जैव प्रक्रम के अंतर्गत आता है, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए अगले पर देखते हैं 66 नंबर की, गोबर छाता किसके अंतर्गत है? तो गोबर छाता जैसे कि आप लोग मशरूम भी कहते हैं और किसके अंतर्गत आता है? तो मृत जीवी के अंतर्गत आता है। इसका राइट आंसर होगा मृत जीवी के अंतर्गत जो कि गोबर छाता आता था, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए वायुमंडल में सामान्यतः CO2 पाया जाता है। जी इसका राइट आंसर से होगा
कि 0.003%, याद रखें 0.003% जो कि वायुमंडल में CO2 पाया जाता है, जो कि एग्जाम पॉइंट में इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए प्रश्न देखते हैं। फिर प्रश्न 68 नंबर के, छाया में पनपने वाले पौधों को क्या कहते हैं? तो छाया में जो पनपने वाले पौधे होते हैं उसे सियोकाइटस कहते हैं। इसका राइट फिर सी होगा, सियोकाइटस, जो कि छाया में पनपने वाले पौधों को कहा जाता है। एग्जाम पॉइंट में से इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न में देखते हैं फिर 69 नंबर के, मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग क्या है? तो मनुष्य में जो मुख्य श्वसन अंग होता है वो फेफड़ा होता है, यानी कि याद है जो मनुष्य का जो मुख्य श्वसन अंग है वो फेफड़ा के द्वारा इसका राइट फिर ये होगा। प्रश्न में देखते हैं फिर 70 नंबर के, कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? तो इसका राइट है फिर सी होगा, ई और बी दोनों, यानी कि डायरिया एक बीमारी है, डायरिया और टीबी, और जो दोनों बीमारी है जो कि श्वसन तंत्र से संबंधित है। इस दोनों बीमारी में श्वास से संबंधित बीमारी होती है, जो कि आपको श्वास लेने प्रॉब्लम होगा। प्रश्न में ये कहता है कि उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहते हैं? आगे आपको बताएं कि जो स्वास्थ्य मनुष्य है उनका जो ब्लड प्रेशर होना चाहिए 120/80 होना चाहिए। तो वही प्रश्न है कि उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहते हैं? यानी कि फिर आपका अगर ब्लड प्रेशर बढ़ जाए उसे क्या कहा जाता है? हाइपरटेंशन कहा जाता है। इसका राइट फिर से होगा कि उच्च रक्तचाप की अवस्था को फिर से हाइपरटेंशन कहा जाता है। इसका राइट फिर ये होगा। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। प्रश्न 72 की, मछलियों में फिर उत्सर्जन पदार्थ क्या है? तो इसका राइट फिर होगा, तो इसका जो राइट है फिर सी होगा कि जो मछलियों में उत्सर्जन पदार्थ होता है वो अमोनिया होता है। इसका राइट फिर सी होगा। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न 73 प्रश्न के, पौधों में आवश्यकता से अधिक जल किस प्रक्रिया द्वारा बाहर निकल जाते हैं? तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, फिर पढ़िएगा एक क्वेश्चन के ध्यान से कि पौधे में आवश्यकता से अधिक जल किस प्रक्रिया के द्वारा बाहर निकल जाता है? तो वाष्पोत्सर्जन के द्वारा। इसका राइट फिर भी होगा कि वाष्पोत्सर्जन के द्वारा, जो कि पौधे में आवश्यकता से अधिक जब जल हो जाता है तो वाष्पोत्सर्जन के द्वारा ही वह जल बाहर निकल जाता है, जो कि एग्जाम पॉइंट में से वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो किसे प्रकाश संश्लेषण अंग कहते हैं? तो पत्ती को कहते हैं। इसका राइट फिर से जो पत्ती होता है उसे प्रकाश संश्लेषण को अंग कहा जाता है, जो कि एग्जाम पॉइंट में से इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए प्रश्न में देखिए 75 में, पौधों में गैस के आदान प्रदान के लिए रहते हैं। तो पौधों में गैस के आदान प्रदान के लिए कहते हैं उसे रंध्र होता है। इसका राइट फिर ये भी होगा कि रंध्र, जो कि गैस में यानी पौधे में गैसों के आदान प्रदान के लिए यूज किया था, वो रंध्र रहते हैं, जो कि एग्जाम पॉइंट में इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए प्रश्न में देखते हैं 76 में कि फेफड़ा का आकार होता है। तो फेफड़ा का जो आकार होता है वो, या कई बार एग्जाम पूछा गया प्रश्न कि फेफड़े का जो आकार होता है वो शंकु आकार का होता है, जो फेफड़ा का आकार होता है। चलिए प्रश्न में देखते हैं 77 नंबर के, भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो भोजन का जो पाचन है किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो इसका राइट फिर बी होगा। भोजन का जो पाचन है वो उपचयन अभिक्रिया है, जो कि इसका राइट फिर ये होगा। देखते हैं फिर अगला 78 प्रश्न, सूक्ष्म जीव मिलते हैं। तो सूक्ष्म जीव मिलते हैं, जो कि इसका राइट फिर से उपयुक्त जो सभी ऑप्शन है वो सभी से है, जो कि सूक्ष्म जीव होते हैं। रेतीला मिट्टी में मिलते हैं, लवण युक्त पानी में भी मिलते हैं, दलदल भूमि में भी मिलते हैं, जो कि सूक्ष्म जीव मिलते हैं। तो फिर इसका राइट फिर डी होगा। इस सूक्ष्म जीव या तीनों ऑप्शन में मिलते हैं, जो कि एग्जाम में इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 79 नंबर है कि हार्मोन शब्द का नामकरण किसने किया था? तो हार्मोन शब्द का जो नामकरण किया था इसका राइट फिर होगा सी और बी दोनों, यानी कि बेलिस और स्टार्लिंग। याद है कि बेलिस और स्टार्लिंग जो कि हार्मोन शब्द का नामकरण किया था, कौन? तो बेलिस और स्टार्लिंग। इसका राइट फिर सी होगा, ए और बी दोनों। चलिए देखते हैं फिर 80 नंबर की, पृथ्वीकरण का नियम किसने दिया था? तो पृथ्वीकरण का जो नियम देता है इसका राइट फिर भी होगा मेंडल। याद है कि मेंडल ने जो कि पृथ्वीकरण का नियम दिया था, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट प्रश्न है। फिर जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न और काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन वाला भी प्रश्न। तो यह जो प्रश्न है फिर आप लोग ध्यान से एक बार पढ़िए कि जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो इसका राइट फिर से होगा ए और बी दोनों, यानी कि लामार्क और ट्रेविडेंस। इसका राइट फिर ए और बी दोनों, लामार्क और ट्रेविडेंस, जो कि जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था। आपसे एग्जाम पर जीव विज्ञान का पिता किसे कहते? तो अरस्तु को कहते। फिर यहाँ से आप ऑप्शन में तीनों दे दिया जाए तो बहुत सारे जो स्टूडेंट है कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो इस प्रश्न को आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए प्रश्न देखते हैं फिर 82 नंबर के, वनस्पति विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं, किसे जानते हैं? थियोफ्रास्टस। इसका राइट फिर बी होगा, थियोफ्रास्टस, जो कि वनस्पति विज्ञान के जनक के नाम से जाना जाता है।
थियोफ्रिट्स, इसका राइट आंसर बी होगा। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं। प्रश्न में देखते हैं फ्रेंड्स 84 नंबर की, फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो फाइकोलॉजी में जो अध्ययन किया जाता है उसका राइट आंसर होगा, जो कि फाइकोलॉजी आपको ऊपर ही प्रश्न बताए हैं, इसका जो राइट आंसर 84 नंबर का राइट आंसर सोचिए फ्रेंड्स, सोच लिए तो इसका राइट आंसर शैवाल है। आपको ऊपर बताए जो फाइकोलॉजी जो कि शैवालों का अध्ययन होता है जो कि फाइकोलॉजी में, इसका राइट आंसर बी होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 85 है कि पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान के किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? इसका राइट है पारिस्थितिकी शाखा के अंतर्गत जो पर्यावरण के जो अध्ययन किया जाता है और पारिस्थितिकी शाखा के अंतर्गत किया जाता है, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। डेंट्रोलॉजी का संबंध है, तो डेंट्रोलॉजी का जो संबंध है वो झाड़ियों के अध्ययन से, इसका राइट आंसर होगा सी होगा कि झाड़ियों के अध्ययन से जो संबंध है और डेंट्रोलॉजी का संबंध झाड़ियों के अध्ययन से, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए प्रश्न में देखते हैं प्रश्न 87 नंबर के, पुष्पों का अध्ययन कहलाता है, तो पुष्पों का जो अध्ययन कहलाता है इसका राइट आंसर सी होगा कि एंथोलॉजी, याद रखें पुष्पों का अध्ययन एंथोलॉजी से किया जाता है, इसका राइट आंसर सी होगा। चलिए वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा को कहते हैं, तो इसका जो राइट आंसर बी होगा कि वो हार्टिकल्चर कहते हैं, जो कि वनस्पति संवर्धन से संबंधित जो कि विज्ञान की शाखा को कहते हैं वो हार्टिकल्चर कहते हैं, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न में देखते हैं 89 नंबर की, सफार्मोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो सफार्मोलॉजी में जो अध्ययन किया जाता है और बीज का अध्ययन किया जाता है, इसका राइट आंसर बी होगा। इस सफार्मोलॉजी में बीज का अध्ययन किया जाता है, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए देखते हैं प्रश्न अगला 90 नंबर प्रश्न, एग्रोएस्ट्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो एग्रोएस्ट्रोलॉजी में जो अध्ययन किया जाता है वह घासों का अध्ययन किया जाता है, इसका राइट आंसर होगा घासों का अध्ययन एग्रोएस्ट्रोलॉजी में किया जाता है, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए प्रश्न में 91 की, पिंडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? पिंडोलॉजी में जो अध्ययन किया जाता है वो किया जाता है भूमि का, इसका राइट आंसर है भूमि का अध्ययन पिंडोलॉजी में किया जाता है। फिर अध्ययन से भी संबंधित प्रश्न आता है, तो एक बार आप वीडियो को पॉज करके सभी प्रश्न को एक बार जरूर समझ लें, उसके बाद हो सकता है कि इसमें से 2-4 प्रश्न डायरेक्ट आ जाए एग्जाम में। तो पिंडोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? तो भूमि का, याद रखें। फिर चले प्रश्न में देखते हैं 92 नंबर के, पौधों के नाम देने वाले विज्ञान कहलाते हैं, पौधों को नाम देने वाले विज्ञान उसे कहते हैं वर्गिक कहते हैं, इसका राइट आंसर सी होगा वर्गिकी, जो कि पौधों को नाम देने वाले विज्ञान को कहता है, जो कि वर्गिकी कहा जाता है, इसका राइट आंसर सी होगा। चलिए प्रश्न में देखते हैं फिर 94 नंबर के, साबूदाना किससे बनता है? तो साबूदाना जो बनता है वो साइकस से बनता है, इसका राइट आंसर बी होगा। साइकस के द्वारा, जो कि साइकस से साबूदाना का निर्माण होता है, इसका राइट आंसर बी होगा। चलिए प्रश्न देखते हैं 95 का, फलों का अध्ययन कहलाता है, तो फलों का जो अध्ययन करता है वो पोमोलॉजी कहलाता है, इसका राइट आंसर बी होगा। जो पोमोलॉजी जो कि फलों का अध्ययन कहलाता है, जो कि एग्जाम पॉइंट में से इंपॉर्टेंट प्रश्न है। फिर चलिए प्रथम में देखते हैं फिर 96 नंबर की, जीवाणुओं की खोज सर्वप्रथम किसने की? तो जीवाणुओं की जो सर्वप्रथम खोज की थी, इसका राइट आंसर, तो इसका जो राइट आंसर कि जीवाणु की खोज सर्वप्रथम ल्यूएनहर्क ने किया था, इसका राइट आंसर होगा। और राइट आंसर से होगा कि ल्यूएनहर्क जो कि जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किया था। चलिए प्रश्न में देखते हैं 97 नंबर, जिस पौधे पर बीज बनते हैं किंतु पुष्प नहीं लगते क्या कहलाते हैं? तो जिस पौधे पर बीज बनते हैं किंतु पुष्प नहीं लगते वह क्या कहलाते हैं? तो इसका जो राइट आंसर ये होगा कि अनावृत, जो कि अनावृत जो बीज होता है, जो कि जिस यानी पौधे पर बीज तो बनते हैं किंतु उस पर पुष्प नहीं लगते हैं, उसी बीज को अनावृत बीज कहते हैं, जो कि एग्जाम पॉइंट में से इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए प्रश्न 98 नंबर है, जीवाणुओं की साधारण आकृति क्या होती है? तो जीवाणुओं की जो साधारण आकृति है उसे क्षर रूपी कहते हैं, इसका राइट आंसर सी होगा। क्षर रूपी जो कि जीवाणुओं की साधारण आकृति को कहते हैं, इसका राइट आंसर होगा सी। चलिए 99 नंबर प्रश्न है और इस वीडियो का सबसे लास्ट का एक अगला प्रश्न कि जो जीवाणु आकार में सबसे छोटे होते हैं वह कहलाते हैं? जो जीवाणु आकार में जो सबसे छोटे उसे क्या कहते हैं? उसे गोलाणु कहते हैं, इसका राइट आंसर बी होगा। कि गोलाणु फ्रेंड जो कि आकार में जो सबसे छोटे जीवाणु होते हैं उसे गोलाणु कहा जाता है, इसका राइट आंसर होगा वो बी होगा। आपको वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन कर लो और कमेंट सेक्शन में लिखे फ्रेंड्स कि इसमें से कितने प्रश्न पहले जान देते हैं और कितने प्रश्न अभी से को जरूर कमेंट सेक्शन में लिखें। चलिए वीडियो को सबसे लास्ट पर जानते हैं कि कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है। तो यह जो रोग होता है वो तपेदिक, याद रखें तपेदिक जो रोग होता है वो बैक्टीरिया के द्वारा होता है, इसका राइट आंसर भी होगा। याद रखें जो तपेदिक रोग होता है वो बैक्टीरिया के द्वारा होता है, जो कि एग्जाम पॉइंट से वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। यह सभी पर जो कि वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न जो कि आप किसी भी एग्जाम के लिए तैयार करते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहेगा।
चलिए वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। चलिए वीडियो को एंड करते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।